नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था। नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी, इसको जानेंगे हम। तो महाद्वीपीय व्यवस्था या महाद्वीपीय योजना उसने जिसके विरुद्ध लागू की वो था इंग्लैंड। और इंग्लैंड के साथ उसने इस व्यवस्था को क्यों लागू किया? क्योंकि वो इंग्लैंड के व्यापार को यूरोप में समाप्त करना चाहता था। फ्रांस को व्यापार के क्षेत्र में यूरोप का केंद्र बनाना चाहता था और इंग्लैंड के सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देना चाहता था कि वो फ्रांस के समक्ष घुटने टेकने के लिए विवश हो जाए। अब बच्चों, पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये व्यवस्था उसने क्यों अपनाई, इंग्लैंड के विरुद्ध इस व्यवस्था को क्यों अपनाया। हमने जब सम्राट के रूप में नेपोलियन का अध्ययन किया, उसमें आपने पढ़ा ट्राफलगर का युद्ध। ट्राफलगर का युद्ध इंग्लैंड और नेपोलियन अर्थात इंग्लैंड और फ्रांस की सेनाओं के मध्य हुआ। नेपोलियन को इस युद्ध से एक सबक मिला कि इंग्लैंड की शक्ति के सामने वो अपनी सैनिक शक्ति को सर्वश्रेष्ठ नहीं बना सकता। उसने समझ लिया कि इंग्लैंड को समुद्र पर परास्त करना बहुत कठिन है। जिस इंग्लिश चैनल को वो केवल एक खाई समझता था, वो अब उसे पार न करने वाला विशाल समुद्र बन गया। उसने इंग्लैंड को समुद्री लड़ाई में परास्त करने का विचार त्याग दिया और इंग्लैंड के साथ आर्थिक युद्ध करने का निश्चय किया। वो जानता था कि इंग्लैंड के पास कारखाने हैं, उसमें उत्पादित होने वाला माल, कच्चा माल इंग्लैंड में पैदा नहीं होता, वो उसे विदेशों से मंगवाता है। उसके पास खेत भी नहीं है और अनाज भी नहीं है। अतः नेपोलियन ने इंग्लैंड के साथ आयात और निर्यात की नाकेबंदी करने की योजना बनाई और उसकी ये नाकेबंदी की योजना ही इतिहास में महाद्वीपीय योजना के नाम से जानी गई। अब बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे कि इस व्यवस्था के क्या क्या उद्देश्य थे। इंग्लैंड के व्यापार को यूरोप में समाप्त किया जाए, फ्रांस के व्यापार को यूरोप का केंद्र बनाया जाए, इंग्लैंड को आर्थिक रूप से परास्त करना। अब उसने इस व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिए सबसे पहले ये व्यवस्था एक नियम निकाला। वो वारसा आदेश के नाम से जाना गया और इस आदेश में उसने सभी को पाबंद कर दिया कि कोई भी देश अंग्रेजी माल को नहीं मंगवाए, अर्थात अंग्रेजी माल का बहिष्कार किया जाए। नेपोलियन ने पोप को भी इस आदेश की पालना करने के लिए कहा और जब पोप के द्वारा इस आदेश की पालना नहीं की गई तो उसने फाउंटेन ब्लू आदेश जारी किया और उस आदेश के अंतर्गत ये कहा गया कि जो अंग्रेजी माल जब्त किया जाएगा उसे खुले रूप से बेचा जाएगा। इसके अलावा एक न्यायालय की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य अवैध ढंग से व्यापार करने वालों को दंडित करना था। इसके विपरीत अवैध व्यापार की सूचना देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत करने का प्रावधान भी रखा गया। अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए नेपोलियन ने अनेक प्रयास किए। इन साधनों से इंग्लैंड के व्यापार को भारी नुकसान पहुंचा, परंतु अवैध व्यापार फिर भी जारी रहा। इससे नेपोलियन को संतोष नहीं हुआ और उसने
अवैध व्यापार को रोकने की दृष्टि से उसने अंग्रेजी माल पर भारी कर लगा दिए। प्रशा ने भी इस दिशा में नेपोलियन का अनुसरण किया। नेपोलियन की इस नीति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड का माल यूरोपीय देशों में बहुत ही कम मात्रा में जाने लगा। नेपोलियन इंग्लैंड के व्यापार को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। इस कारण वह यूरोप के देशों को अपनी महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत लाना चाहता था। हॉलैंड में नेपोलियन के भाई लुई बोनापार्ट राज्य कर रहे थे। उन्होंने इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया। इस पर नेपोलियन ने हॉलैंड को फ्रांस में मिला लिया। इसी प्रकार स्वीडन को 1808 ईस्वी में परास्त कर फ्रांस में मिला लिया गया। इस विजय के परिणाम स्वरूप नॉर्वे का समुद्र तट भी नेपोलियन द्वारा इंग्लैंड के जहाज़ों के लिए बंद कर दिया गया। एक प्रकार से नेपोलियन के अधिकांश देशों ने यूरोप के अधिकांश देशों ने नेपोलियन की इस महाद्वीपीय व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, परंतु बच्चों ये व्यवस्था अस्थायी सिद्ध हुई। क्यों? क्योंकि यूरोप के देश अधिक समय तक इंग्लैंड के सामान के बिना नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि नेपोलियन के परम सहयोगी देश ही इस व्यवस्था से मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे थे। रूस की जनता इस व्यवस्था से बहुत परेशान थी। इस कारण दिसंबर 1810 में रूस के जार ने इंग्लैंड से सामान मंगवाना प्रारंभ कर दिया। 1812 में स्वीडन ने इंग्लैंड से संधि कर ली। प्रशा ने भी इसका अनुसरण किया। रूस, प्रशा, स्वीडन ने नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का खुले रूप से उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस के विरोधी हो गए और स्वयं नेपोलियन का भाई लुई नेपोलियन भी उसकी इस व्यवस्था का विरोधी था। इस विरोध का परिणाम ये निकला कि महाद्वीपीय व्यवस्था समाप्ति की ओर अग्रसर होने लगी। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि महाद्वीपीय व्यवस्था क्यों असफल रही। महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता के क्या क्या कारण थे वो देखते हैं हम। फ्रांस की जल सेना का शक्तिशाली न होना। हम ये जानते हैं कि नेपोलियन ने 40 युद्ध किए और 40 युद्धों में ही उसे विजय प्राप्त हुई, लेकिन एकमात्र इंग्लैंड ऐसा देश था जिससे उसे पराजित होना पड़ा। और इंग्लैंड से पराजित होने के पश्चात उसने ये सबक लिया कि वो कभी भी इंग्लैंड से युद्ध नहीं करेगा और इंग्लैंड को परास्त करने के लिए आर्थिक युद्ध प्रारंभ करेगा। तो फ्रांस के पास इतनी अधिक जल सेना नहीं थी या इतनी शक्तिशाली जल सेना नहीं थी जितनी इंग्लैंड के पास थी। इस कारण नेपोलियन अपने निर्बल और अपर्याप्त जल सेना से यूरोप के विशाल समुद्र तट पर अंग्रेजी माल को आने जाने से नहीं रोक सकता था और चोरी से जाते हुए इंग्लैंड को माल को भी वो नहीं रोक सका। मित्र देशों का पूर्ण सहयोग न मिलना। फ्रांस और उसके सहयोगी देशों में महाद्वीपीय व्यवस्था को क्रियान्वित करने के विषय में मतभेद हो गए। वे नेपोलियन की नाकेबंदी की नीति से सहमत नहीं थे। स्वयं उसके भाई लुई ने भी इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया। इंग्लैंड का राज्य छोड़ दिया गया और उसने स्वयं ही इंग्लैंड का राज्य भी छोड़ दिया। इस व्यवस्था का अव्यावहारिक होना। यूरोप जैसे विशाल महाद्वीप में इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करना बहुत कठिन था। इसके अलावा इंग्लैंड के जो उपनिवेश थे वो विश्व में सभी जगह फैले हुए थे।
फ्रांस सब जगह इंग्लैंड के सामान को रोकने में असमर्थ था। साथ ही इंग्लैंड के लोग, यूरोप के जो लोग थे, इंग्लैंड के माल पर ही आश्रित थे। वे इस बात को कब सहन कर सकते थे कि उनका इच्छित सामान उन्हें नहीं मिले। दैनिक जीवन की वस्तुओं का महंगा होना। इस व्यवस्था के लागू होने से यूरोपीय देशों में व्यापार करना कठिन हो गया। जब इंग्लैंड से सामान आना बंद हो गया तो के बाजार में वस्तुएं महंगी होने लगी। इससे यूरोपवासी परेशान हो गए और वे महाद्वीपीय व्यवस्था का घोर विरोध करने लगे। स्वयं नेपोलियन द्वारा इंग्लैंड से अनाज मंगवाना। इंग्लैंड के पास अनाज का अभाव था, मतलब स्वयं नेपोलियन ने इंग्लैंड को अनाज दिया। कैसे दिया कि वहाँ पे खेत नहीं थे, अनाज नहीं था। और तो नेपोलियन ने ये सोचा कि अगर इंग्लैंड के पास अनाज नहीं है और अनाज मंगा रहा है तो ऊंचे दामों पर अनाज दिया जाए। और वो ये सोचता था कि इससे इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी और ऊंचे दाम लेने से व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएगी और इंग्लैंड घुटने टेक देगा। परंतु उसकी ये धारणा निर्मूल सिद्ध हुई। इसके विपरीत उसका अनाज देना फ्रांस को हानिकारक रहा। यदि फ्रांस इंग्लैंड को अनाज नहीं देता तो संभवतः वो भूखा मरता और फ्रांस से अपनी पराजय मानकर संधि कर लेता। यूरोपीय देशों को यह व्यवस्था स्वीकार करने के लिए बाध्य करना। यूरोप के किसी भी देश ने इस व्यवस्था को सहज स्वीकार नहीं किया, वरन नेपोलियन उनको इसके लिए बाध्य करता रहा। इस अवसर मिलते ही उन्होंने इस व्यवस्था के विपरीत कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके विपरीत वे देश नेपोलियन के शत्रु भी बन गए। पुर्तगाल और स्पेन द्वारा इंग्लैंड को सहयोग देना। इंग्लैंड के जहाज अपना माल पुर्तगाल के बंदरगाह पर उतारते थे और वहां से स्थल मार्ग द्वारा वो सारा माल यूरोप के देशों में पहुंचता था। इस कारण इंग्लैंड आर्थिक क्षेत्र में बिल्कुल अपंग नहीं बना था। अब बच्चों, हमने जो ये सारी जानकारी देखी कि महाद्वीपीय व्यवस्था क्यों असफल रही, तो इन सब बातों से ये स्पष्ट होता है कि ये व्यवस्था अपने उद्देश्य में सफल नहीं रही, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नेपोलियन इस व्यवस्था से अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। इसके विपरीत यही व्यवस्था उसके पतन का एक कारण बन गई। परंतु ये व्यवस्था नेपोलियन ने विवश होकर लागू की थी। अतः हमें इसकी असफलता पर इतनी आलोचना नहीं करनी चाहिए। निसंदेह इसमें फ्रांस का अहित हुआ, पर साथ ही ये भी स्वीकार किया जाएगा कि इस व्यवस्था से फ्रांस का औद्योगिक विकास भी हुआ। फ्रांस ने अपना उत्पादन बढ़ाकर यूरोप के देशों की मांग को पूरा करने का प्रयास किया। पर कुल मिलाकर जिस उद्देश्य को आधार बनाकर नेपोलियन ने इस व्यवस्था को लागू किया था वो पूर्ण रूपेण असफल सिद्ध हुई। उसका उद्देश्य था इंग्लैंड को परास्त करना, लेकिन इंग्लैंड को परास्त करने में वो असफल रहा, न सैनिक दृष्टि से न आर्थिक दृष्टि से, और बल्कि इस व्यवस्था ने उसके पतन को और शीघ्र बना दिया। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा महाद्वीपीय व्यवस्था, और इसमें से आपके जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी। वन वर्ड में भी आ सकता है आपके कि नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था
किसके विरुद्ध लागू की थी, तो आपको इंग्लैंड लिखना है। और या फिर ये पूछा जाएगा महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी, तो इंग्लैंड के विरुद्ध आर्थिक युद्ध, इंग्लैंड के साथ आर्थिक युद्ध आप लिख सकते हैं। असफल क्यों रही, तो इसके भी कोई से भी 2 कारण पूछे जा सकते हैं, या इसका 10 नंबर का भी आपके क्वेश्चन आ सकता है, 20 नंबर का भी आ सकता है। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लें, पढ़ लें, समझ लें। इसका जो वीडियो के साथ आपके पीडीएफ भी आपके व्हाट्सएप पर शेयर कर दी जाएगी।